प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 भारतीय शासन एवं राजनीति। हमारा जो टॉपिक है आज का, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, इनका अध्ययन कर चुके। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री में ही प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक है। समय, स्थिति तथा व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति में अंतर रहता है तथा व्यक्तित्व के अनुसार उसकी स्थिति में भी अंतर रहता है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रमुख रूप से निम्न बातों के ऊपर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। देखिए, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ इस तरीके के बिंदु हैं। उन बिंदुओं के आधार पर ही उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। जैसे लोकसभा में उसकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में कितना बहुमत प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी हुई अल्पमत के नेतृत्व की सरकार है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति हमेशा कमज़ोर रहती है और उस पर निरंतर दबाव पड़ते रहते हैं। यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, तो वह शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। यही कारण है पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की वास्तविक स्थिति शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में रही तथा वर्तमान में नरेंद्र मोदी की स्थिति भी शासन की वास्तविक प्रधान के रूप में है। इनकी तुलना में मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि लोकसभा में इनके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। तो इसे स्पष्ट है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल की क्या स्थिति है। अगर प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री वास्तविक शासक माना जाता है। दूसरी जो स्तर है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारण करता है, वह है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करने वाला इसका प्रमुख तत्व उसका स्वयं का व्यक्तित्व है। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड तथा स्मिथ के शब्दों में प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। उसके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व ने, जैसे पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके व्यक्तित्व ने प्रधानमंत्री के पद को ऊंचाइयों पर उठाया। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है? उसका व्यक्तित्व अगर निर्बल है तो एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य करेगा, और स्वाभाविक रूप से एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा वो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेगा। इसके व्यक्तित्व वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का अगला बिंदु है अपने दल या गठबंधन में उसकी स्थिति कैसी है। देखिए, प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है
कि वो अपने राजनीतिक दल या अपने राजनीतिक गठबंधन में उसे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। अपने राजनीतिक दल और दलीय गठबंधन में वो निर्विवाद नेता है तो वो पर्याप्त शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उदाहरण के लिए जैसे नेहरू, शास्त्री, श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति इस कारण शक्तिशाली रही। दूसरी तरफ श्री देवेगौड़ा, श्री गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि की स्थिति अपने दल में सर्वमान्य नेता न होने के कारण उतनी शक्तिशाली नहीं रही। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी की स्थिति शक्तिशाली है क्योंकि उन्हें दल के सर्वमान्य नेता की हैसियत प्राप्त है। इसके बाद प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, तात्कालीन परिस्थितियां कैसी है। देखिए, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति तात्कालीन परिस्थितियों पर भी अधिक निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में वह अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाता है। ये तात्कालीन परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं, ये भी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का आंकलन करता है। प्रधानमंत्री पदधारी को घरेलू और वैदेशिक क्षेत्र की व्यवहारिक राजनीति में सफलताएं और असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्बल और सबल बनाती है। भारत चीन सीमा संघर्ष में भारत के लिए अपमानजनक स्थिति ने प्रधानमंत्री नेहरू की स्थिति को कमजोर कर दिया था, लेकिन 1971 के संघर्ष में पाकिस्तान की निर्णायक पराजय ने श्रीमती इंदिरा गांधी की स्थिति को सबलता प्रदान की। सामान्यतः व्यवहार में भारत का प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली रहा है। यद्यपि कुछ ऐसे काल आए 64, 65, 66, 69, 77, 79 और 87 से 91 में रहे, जिनमें प्रधानमंत्री पद की स्थिति कम होते हुए देखी गई। प्रधानमंत्री के समय क्या सफलता मिली है, क्या असफलताएं मिली है, ये भी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं। क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों में वृद्धि हुई है। जैसे इसके कई कारण हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी के अधिकार से उनको नियंत्रित कर सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुशासन में बनाए रखता है। राष्ट्रपति से सतत और प्रत्यक्ष संबंधों के कारण वह मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच एक संपर्क की एकमात्र कड़ी है। मंत्रिपरिषद क्या कर रही है उन सबको प्रधानमंत्री के पास ले जाना, और राष्ट्रपति के पास ले जाना, और राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिए हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों में इस कारण से वृद्धि हुई है। वो त्यागपत्र की धमकी देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल के राजनीतिक जीवन को समाप्त कर सकता है। उसमें कैपेसिटी है, क्षमता है, और यहाँ तक कि विरोधी सहयोग की आलोचना को भी वह अवरुद्ध कर सकता है। वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, अपने दल का नेतृत्व करता है। इस कारण उसकी शक्ति उसके सहयोगियों की तुलना में अधिक व्यापक होती है। संसद को भंग करने के अधिकार, समय से पहले प्रधानमंत्री संसद को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ये भी प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि का एक कारण माना गया है। आधुनिक युग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं तथा प्रशासन की तकनीकियों, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री के विशेष उत्तरदायित्व ने भी उसकी भूमिका को शक्तिशाली बना दिया है। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं, नियंत्रण है। प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं बन सकता, उसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं। यद्यपि भारत के प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियां हैं,
लेकिन वह निरंकुश शासक नहीं बन सकता, क्योंकि उस पर निम्नलिखित बिंदु अंकुश बनाए रखते हैं। लोक मत का नियंत्रण, जनमत का नियंत्रण। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति उसकी लोकप्रियता होती है और जनमत के समर्थन पर ही वो निर्विवाद नेता बनता है। इसलिए वह लोकमत को ठुकरा नहीं सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जनता की वाणी को दबा नहीं सकता, जनता के आवाज का दमन नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से जनमत का नियंत्रण रहता है, इसलिए वो डिक्टेटर नहीं बन सकता। लोकसभा में बहुमत का नियंत्रण। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के बल पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। निरंकुश आचरण करने पर उसको बहुमत का विश्वास खोने का डर बना रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं करेगा। दलीय नियंत्रण। अपने दल के बल पर भी कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठता है, अतः उसे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने संसदीय दल का समर्थन प्राप्त करना अति आवश्यक है। विरोधी दल। संसद में विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना भी प्रधानमंत्री को निरंकुश नहीं बनने देती है। बहुदलीय व्यवस्था। जब लोकसभा में एक ही दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो अन्य दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री बनता है। ऐसी मिलीजुली सरकारों के प्रधानमंत्री अपने दल के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखता है, तालमेल बनाए रखता है। इसके लिए प्रधानमंत्री बाध्य होता है। इस कारण भी भारत का प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकता। न्यायपालिका। संविधान विरोधी कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह न्यायालय के पास एक शक्ति है, वह भी प्रधानमंत्री को बड़ी सीमा तक नियंत्रित रखती है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में उन नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था प्रदान की गई है, जिनको लागू करने का दायित्व सरकार का है, और यदि सरकार उनको छीनती है तो न्यायालय इन्हें वापस दिला सकता है। और राज्यसभा में बहुमत का नियंत्रण। राज्यसभा में यदि प्रधानमंत्री के दल का बहुमत नहीं है, तो ये स्थिति भी प्रधानमंत्री को निरंकुश बनने से रोकती है, क्योंकि कोई भी संवैधानिक संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पारित नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बहुआयामी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। उसे राष्ट्र का नेता भी माना जा सकता है, लेकिन उसकी शक्तिशाली भूमिका और स्थिति लोकसभा में उसकी दलीय स्थिति और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, मिली-जुली सरकारों का प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्तित्व का धनी होने पर भी उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना एक दलीय बहुमत पर आधारित प्रधानमंत्री होता है। तो विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। तो ये हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का चयन, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य और प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अध्ययन हमने किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।